हम लोग बाजार से दूध खरीद के लाए और दूध में मिला दिए फिटकरी। दूध में क्या मिला दिए? फिटकरी मिला दिए। अब फिटकरी जैसे मिलाएंगे तो दूध फट जाएगा, माने अंदर अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा और दूध क्या होगा? फट जाएगा। अब फट के क्या बना दिए? उसको पनीर बना दिए। दूध फट के क्या बन गया? पनीर बन गया। अभी बताइए कि पनीर से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो कौन सा अभिक्रिया होगा? पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा और बर्फा को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ये कौन अभिक्रिया हो गया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझने के लिए बताए हैं, यह अभिक्रिया नहीं है, यह बस उसका अवस्था में चेंजेज है। अब इसको फिटकरी डाल के पनीर बना दीजिए और चाहे जोरन डाल के दही बना दीजिए, तो दही जब बन गया तो दही से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री के अध्याय 7 के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर आप केवल बायोलॉजी ही पढ़ाते हैं, केवल बायोलॉजी पढ़ने से हम लोग का एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि आज केमिस्ट्री का क्लास लगाते हैं और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा फिर फिजिक्स का क्लास लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरे चैनल का ही नाम है साइंस बाय राहुल सर पीसीबी। तो पीसीबी का अर्थ क्या होता है? पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और बी से बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों की तैयारी आपको विस्तार पूर्वक से कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल बायोलॉजी ही पढ़ाया जाएगा या केवल केमिस्ट्री ही पढ़ाया जाएगा। आपको फिजिक्स भी उतना ही बढ़िया से पढ़ाया जाएगा जितना कि केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, और केमिस्ट्री भी उतना ही बढ़िया से पढ़ाया जाएगा जितना बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि सर आप केवल 11वीं क्लास का बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ाइए, केमिस्ट्री भी पढ़ाइए। तो इसीलिए उनके डिमांड को पूरा करने के लिए हमने सोचा कि आज केमिस्ट्री का अध्याय 7 पढ़ा देते हैं आपको। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि आपके केमिस्ट्री का जो अध्याय 7 है, जिसका नाम है रासायनिक और आयनिक साम्य। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रासायनिक और आयनिक साम्य क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके अंतर कौन कौन से नियम पढ़ना है, इनके क्या क्या सिद्धांत हैं, इनके क्या क्या उदाहरण हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। ये अध्याय 7 जो है, इसमें मेन रूप से क्या पढ़ना है? रासायनिक और आयनिक साम्य पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक क्या होते हैं। रासायनिक इन द सेंस कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। आप लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लीजिए ताकि बढ़िया से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। 10वें क्लास में भी आप पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो आप उसमें भी पढ़े होंगे। आज फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कैसे देंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाए जिसका गुण पहले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, तो इसे को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आसान भाषा में समझिए, जब कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद से जब कुछ नया बनाएंगे और नौका जो बनाएंगे उसका गुण पहले वाला से जब अलग होगा, तो यही कहलाएगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण समझिए, सोडियम की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। तो कक्षा 10 के अध्याय 2 में आप पढ़े होंगे अम्ल, भस्म और लवण में कि जब भी किसी धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल से कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनता है। तो सोडियम एक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है। तो जैसे ही सोडियम की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और इसके बगल में हम तीर ऊपर की ओर दिए हैं, जिसका अर्थ होता है कि हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर जाएगा। ये भी आप पढ़ चुके होंगे। इस पूरे अभिक्रिया से हमें यह स्पष्ट होता है कि जब भी किसी धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल से कराएंगे तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। तो ये हो गया आपका क्या? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसमें देख रहे हैं कि दो पदार्थ आपस में मिलके कुछ नया बना रहे हैं और नया जो बना रहे हैं इसका गुण पहले वाले से बिल्कुल क्या है? भिन्न है। तो यह क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। इसके अलावा हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम लोग ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना जरूरी है। अब ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए तो क्या बन गया? जल बन गया। अब आप कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने से जल बन रहा है और इसका गुण इससे अलग कैसे हुआ? तो कैसे हुआ समझिए। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो जल बन रहा है ये क्या है? द्रव है।
द्रव माने लिक्विड है, तो इसका गुण अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो जब अलग गुण होगा तो इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? रासायनिक अभिक्रिया, जो आप बढ़िया से समझ चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अब समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। पहला क्या होता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरा होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अभिक्रिया होते हैं 2 प्रकार के। पहला अभिक्रिया होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का परिभाषा कैसे देंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर नए प्रतिफल का निर्माण करेंगे और प्रतिफल पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई अभिकारक है। अब आप कहिएगा कि अभिकारक का होता है, तो ये 10वें क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं को अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। तो जब कोई भी अभिकारक क्या बना दे? प्रतिफल बना दे। कोई भी अभिकारक क्या बना दे? प्रतिफल बना दे। लेकिन यह प्रतिफल फिर से अभिकारक जब नहीं बनाएगा तो इसे वो कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। ये तो हो गया थ्योरी वाला बात। अब तनी प्रैक्टिकल समझ लीजिए, तो उदाहरण के साथ समझिए। सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लिए, क्या? पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे। पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग जैसे ही गर्म करेंगे तो यह टूटेगा। विघटित होना माने टूटना। तो जब ये विघटित होगा माने टूटेगा, तो ये क्या क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। लेकिन यह समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करना जरूरी है, तो संतुलित कीजिए। इधर क्या है? 2KClO3 है। KCl कितना है? इधर 2 है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर कितना है? लेकिन इधर भी क्या करना पड़ेगा? इधर 6 है, 3 यहाँ है और 2 से गुणा है, तो 3 दूना 6। तो 6 ऑक्सीजन इधर है, लेकिन इधर कितना है? 2 है। तो इसमें भी अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 से गुणा कर दीजिए, हो गया 3 से गुणा। अब ये समीकरण क्या हो गया? ये संतुलित समीकरण हो गया। अब समझिए, ये क्या है? ये है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है ये? ये है पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड बन गया और क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस बन गया। तो इसका मतलब कि पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन जब इन दोनों को पुनः मिलाएंगे तो पुनः ये नहीं बनेगा। इसका मतलब कि ये कौन सा अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बात समझ में आ गया? तो अनुत्क्रमणीय तो हम लोग समझ गए हैं। अब समझिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। तो अनुत्क्रमणीय के ठीक उल्टा हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या समझे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया समझे। अब समझिए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। तो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के ठीक उल्टा हो जाएगा। कैसे? अनुत्क्रमणीय में क्या होगा कि अभिकारक आपस में मिलकर प्रतिफल बना देंगे, लेकिन प्रतिफल फिर से अभिकारक नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें अभिकारक मिलके अब प्रतिफल बना देंगे। इतना तक तो समझ में आ रहा है। ये काम उसमें भी होता था और ये काम इसमें भी हो रहा है। कोई भी अभिकारक मिलके क्या बना देगा? प्रतिफल बना देगा। लेकिन खेल शुरू होता है अब प्रतिफल भी पुनः क्या बना देगा? अभिकारक बना देगा। 21 प्रकार के अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। लेकिन अनुत्क्रमणीय में क्या होता था कि अभिकारक से प्रतिफल बनता था, लेकिन प्रतिफल से अभिकारक नहीं बनता था। उदाहरण समझिए, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया गैस का नाम सुने होंगे।
अब आप कहेंगे कि इधर अमोनिया लिख दिए, इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख दिए, ये तो समीकरण पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल गलत है, समीकरण संतुलित नहीं है ये। अब इसको संतुलित करना जरूरी है। कैसे संतुलित करेंगे? नाइट्रोजन कितना है इधर? 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 है, लेकिन इधर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? बराबर। कैसे करेंगे? नाइट्रोजन अब कितना हो गया? 2 हो गया, और इधर कितना हो गया? हाइड्रोजन भी 2 हो गया, लेकिन इधर नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। आप कहिएगा 6 कैसे है? तो 3 पहले ही से लगा है और 2 से गुणा है, तो 3 दूना 6। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 इधर भी हो गया और 3 दूना 6 इधर पहले ही से है, और नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो। अब ये समीकरण क्या है? संतुलित हो गया। अब आप कहिएगा कि समीकरण तो संतुलित हो गया, लेकिन हम लोग को समझना है क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अब उस पर फोकस कीजिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम लोग कराए, क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ये क्या है? अमोनिया। इतना तक तो समझ में आ रहा है। और फिर से जब अमोनिया टूटेगा तो पुनः क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इसको कैसे दर्शाते हैं? 2 विपरीत दिशाओं में तीर चिन्ह से दर्शाएंगे। कैसे? एगो इधर से तीर चिन्ह, एगो इधर से तीर चिन्ह। 2 तीर चिन्ह से किसको दर्शाएंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाएंगे, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में होता है। तो यहाँ समीकरण में क्या करेंगे? ये तीरवा दोनों साइड से बना देंगे इस तरह से। इसका मतलब कि ये आपस में मिलके अमोनिया बनाएगा, अमोनिया टूट कर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। इससे बढ़िया उदाहरण समझिए। हम लोग पानी लिए 1 गिलास और पानी को रख दिए कहाँ? फ्रिज में। पानी को कहाँ रख दिए? फ्रिज में। अब जैसे ही पानी को फ्रिज में रखिएगा तो पानी किस अवस्था में बदल जाएगा? बर्फ अवस्था में बदल जाएगा, मतलब कि ठोस हो जाएगा। पहले पानी द्रव था, बाद में क्या बन गया? बर्फ बना, जो ठोस अवस्था में हो गया। और फिर इस बर्फ को जब बाहर निकालेंगे और इसको जब ऊष्मा मिलेगा तो ये फिर से किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा, माने द्रव में बदल जाएगा। लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। यह भौतिक अवस्था में चेंजेज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इसको रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं रखेंगे। बस हम इसको समझने के लिए बताए हैं। तो ये समझ गए? पानी को ठंडा करेंगे तो फ्रिज में पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, और बर्फा को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ये कौन अभिक्रिया हो गया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझने के लिए बताए हैं, यह अभिक्रिया नहीं है, यह बस उसका अवस्था में चेंजेज है। और ये तो हो गया उत्क्रमणीय का। अब अनुत्क्रमणीय का समझिए। हम लोग बाजार से दूध खरीद के लाए। बाजार से क्या खरीद के लाए? दूध खरीद के लाए। दूध में मिला दिए फिटकरी। दूध में क्या मिला दिए? फिटकरी मिला दिए। अब फिटकरी जैसे मिलाएंगे तो दूध फट जाएगा, माने अंदर अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, और दूध क्या होगा? फट जाएगा। अब फट के क्या बना दिए? उसको पनीर बना दिए। दूध फट के क्या बन गया? पनीर बन गया। अभी बताइए कि पनीर से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय नहीं होगा। जब पहले पढ़ रहे थे तौन अभिक्रिया होगा। बात समझ में आया? अब इसको फिटकरी डाल के पनीर बना दीजिए, और चाहे जोरन डाल के दही बना दीजिए। तो दही जब बन गया तो दही से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। कौन दिक्कत? चलिए, तो ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 11th क्लास के परीक्षा में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।